warm welcome back into the course Thermodynamics. आज हम शुरू करेंगे इस कोर्स का लेक्चर नंबर 2, बट मेक श्योर आपने लेक्चर नंबर 1 इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देखा हो। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और उसके बाद एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कि सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होते हैं, बाउंड्री क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज क्या होते हैं और सराउंडिंग्स किन्हें कहते हैं। सो इस अंडरस्टैंडिंग को आगे अब हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हम सीखेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम के बारे में, और प्रॉपर्टीज में जो चीफली आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार एग्जामिनेशन में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव। तो मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री, एंड आई होप कि आप ये कोर्स मेरे साथ एंजॉय करेंगे, ये लेक्चर मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं एक ब्रीफ रीकैप से पिछले लेक्चर का। और पिछले लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किए थे टाइप्स ऑफ सिस्टम, बहुत सारे तरह के सिस्टम्स। उसमें एक क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स थी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम वो सिस्टम जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि अर्थ है, ग्लास फुल ऑफ वाटर है, सैंपल ऑफ गैस है। तो इन सब के अंदर बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ऐसे सिस्टम की जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जिन्हें हमें आज इस लेक्चर में स्टडी करना है। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, मास, कॉम्पोजिशन, डेंसिटी, एंथैल्पी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, ये सब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होगा? जहां पे सिंगल और फ्यू पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या थोड़े से वाटर के मॉलिक्यूल्स। ऐसा सिस्टम एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे कैसे? वेल, हमारे पास एक ग्लास है, एक ग्लास के अंदर हमने पानी लिया, ठीक है। तो सपोजिटली अब ये कितना है? वेल, 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर है। और क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी है दैट इज 1 ग्राम पर ml, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? 500 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब आप लोगों ने मोल कंसेप्ट स्टडी किया है और आप जानते हो कि 18 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, राइट। अब इसका मतलब है कि अगर आप कैलकुलेट करोगे कि 500 ग्राम्स में कितने आते हैं, तो इस नंबर से कहीं ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सिर्फ 500 ml ऑफ वाटर में है। तो ऐसा सिस्टम क्या हो जाएगा? एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। और एक मॉलिक्यूल वाटर का क्या हो जाएगा? वेल, दैट विल बी अ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है। और ऐसे की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसे हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। और जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे तो हम हमेशा एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ये भी स्टडी किया था कि जो थर्मोडायनेमिक के लॉज होते हैं वो किस पे एप्लीकेबल होते हैं? वेल, वो सिर्फ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स पे एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि वो बल्क ऑफ मैटर पे एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो जो भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं या जो प्रॉपर्टीज हैं थर्मोडायनेमिक्स में जिन्हें हम यूज करेंगे, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, temperature, internal energy, Gibbs free energy, and enthalpy, entropy, they are always defined for macroscopic system. अब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को आप सब जानते हो, उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हो, आपने डिटेल डिस्कशन स्टेट्स ऑफ मैटर पे की है। मगर ये UGHS क्या होता है ये आप अभी नहीं जानते हो, मगर इस कोर्स में आप बहुत अच्छे से जान जाओगे। तो इनको हम धीरे धीरे अंडरस्टैंड करते जाएंगे कि ये सब क्या होते हैं। सो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन करते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज भी बोलेंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में जो हम प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं वो हमेशा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विद द बल्क ऑफ मैटर, और दे आर द प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विद मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, जहां पे बहुत ज्यादा नंबर होगा एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि मास, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, एटसेट्रा। तो हम
अगेन अपना ग्लास ऑफ वाटर ले लें, तो ग्लास ऑफ वाटर के अंदर हमने अभी कितना पानी लिया था? 500 ml लिया था। इस 500 ml ऑफ वाटर को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? वाटर की वॉल्यूम है, राइट? और ये वॉल्यूम कितने मॉलिक्यूल्स की है? बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम है। इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम हुई वो कैसी प्रॉपर्टी हुई? एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। सिमिलरली अब ये 500 ml 500 ग्राम्स ऑफ वाटर के भी बराबर है। और ये क्या हुआ? वाटर का मास। अगेन इस मास के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, इसलिए मास भी क्या हो गया? सिमिलरली एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अब प्रेशर को मेजर करते हैं तो इस वाटर के कॉलम की जो हाइट है उसके अकॉर्डिंगली हम इसका जो प्रेशर ये एक्सर्ट कर सकता है वो भी मेजर कर सकते हैं। तो अगेन वो एक मॉलिक्यूल का प्रेशर तो नहीं होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है। इसका मतलब है ये भी एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अब इस ग्लास के अंदर हमने एक थर्मोमीटर डाला, हमने इसका टेम्परेचर चेक किया, तो अगेन एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ जाती है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन अगेन सरफेस पे जो वाटर की लेयर है उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे उस सरफेस लेयर को फॉर्म करते हैं? वेल उसके बीच में कितनी कोहेसिव फोर्सेस हैं, कितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये उस सब पे डिपेंडेंट है, राइट? तो अगेन एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइंड करके उनकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ जाता है जैसे कि विस्कोसिटी है। तो विस्कोसिटी इज कि एक फ्लूइड है वो कितना फ्लो को रेजिस्ट कर सकता है, वो उसकी विस्कोसिटी बताता है। और सिंपल टर्म्स में हम उसको एक फ्लूइड की थिकनेस भी बता देते हैं। तो जैसे कि अगर हम वाटर और ऑयल को कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑयल दिस इज थिकर देन वाटर, तो इसमें वो ज्यादा विस्कस है उसके से, राइट? और अगर हमारे पास एक सिरप है, राइट, जैसे कि एक कफ सिरप है, तो जो कफ सिरप है दैट इज थिकर देन वाटर, इसका मतलब दैट इज विस्कस देन वाटर। तो वो एक मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी तो नहीं होगी, अगेन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की विस्कोसिटी, सो दैट इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो जब भी हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा तो वो हमेशा एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होगा, और उसकी जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आगे फर्दर दो टाइप्स की हैं। सबसे पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और सेकंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और इन्हीं को आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है क्योंकि यहां से फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? वेल दीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम दैट आर गोइंग टू डिपेंड on the amount of substance present in the system. For example, we have mass, volume, heat capacity, internal energy, etc. अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? अगेन हमने उसी ग्लास ऑफ वाटर को लिया, ठीक है? अब इस ग्लास के अंदर मैंने 500 ml ऑफ वाटर ले लिया, ये आधा ग्लास पानी का था, ठीक है? अब मैंने इसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर दिया वाटर का इस ग्लास में, मैंने जितना अमाउंट पहले प्रेजेंट था उससे डबल कर दिया। तो अब इसके वाटर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? वेल क्या हो जाएगी? 1000 ml, क्योंकि हमने वाटर का जो अमाउंट पहले प्रेजेंट था उससे उसको डबल कर दिया। अगर पहले का 500 ml था तो इसमें 500 ml और ऐड कर दिया, तो टोटल हो गया हमारे पास 1000 ml, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम, अगर हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी बढ़ गई। इसका मतलब है कि वॉल्यूम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम पे डिपेंड कर रही है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है? सिमिलरली मास, अगर इसका मास पहले 500 ग्राम्स था, बढ़ाया तो वो 1000 ग्राम हो गया, तो इसका मतलब है मास भी कैसी प्रॉपर्टी हुई? अगेन एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है हीट कैपेसिटी का।
आपको हर एक प्रॉपर्टी जो कि एक सिस्टम के लिए आप ले सकते हो उसको अंडरस्टैंड करना है एज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्लास 11th क्लास 12th में जो भी आप प्रॉपर्टी को स्टडी करो, हमेशा ट्राई करना उसको कैटेगराइज करना इनटू एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इनटू एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंडेंट होगी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अब हीट कैपेसिटी, अभी आपने स्टडी नहीं किया है हीट कैपेसिटी क्या होता है, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उसको स्टडी करेंगे, बट एक छोटा सा आइडिया के साथ उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अगेन मैंने वही आधा ग्लास पानी का ले लिया। ठीक है, इसका सपोजिटली टेम्परेचर जो था वो 10 डिग्री सेल्सियस था। मुझे इसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है। इसका मतलब क्या है कि मुझे इसको हीट करना पड़ेगा, राइट। अब मैंने इसको हीट करने के लिए क्या किया, मैंने इसको एनर्जी सप्लाई की। ठीक है, जितनी मैंने ये एनर्जी इस 500 ml ऑफ वाटर को 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने के लिए यूज की, मैंने उसको कह दिया उसकी हीट कैपेसिटी। मैं यहाँ पे डेफिनेशंस पे नहीं जा रही हूँ, हम उनको अलग से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, मगर यहाँ पे हम सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, राइट। अब सपोजिटली मैंने इसको पानी का अमाउंट को डबल कर दिया, राइट। अगेन मैंने उस पानी को 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है। ठीक है, अब क्या मुझे सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करनी पड़ेगी इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पे लेके जाने के लिए? नहीं, मुझे वो एनर्जी को ज्यादा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है अगेन इंक्रीज कर गया। इसका मतलब है अगर मैं इस एनर्जी को हीट कैपेसिटी कह रही हूं, तो हीट कैपेसिटी क्या होगा, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे गिवन है इंटरनल एनर्जी का। ठीक है, अब यहाँ पे बेटर होगा कि हम इसको ना डिस्कस करें, क्योंकि इसे हमें आगे लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करना है, तो आप ये सब चीजें वहां पे अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। बट अगेन माय रिक्वेस्ट, जब भी आप किसी भी सिस्टम की कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स में पढ़ रहे हो, चाहे उसको आप केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हो, आप उसको हमेशा देखो कैटेगराइज करके कि वो जो प्रॉपर्टी है वो कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर हमारे पास एक सिंगल सब्सटेंस हो, ठीक है, तो उसकी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं जनरली वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट एंड ऑन एनी टू ऑफ द थ्री वेरिएबल्स, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जिन्हें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक गैस है, आपने पिछले कोर्स में स्टेट्स ऑफ मैटर में स्टडी किया है कि अगर आपके पास एक गैस है, उसके आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, अगर उसका सपोजिटली आपको प्रेशर और वॉल्यूम पता है, तो आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा के क्या ढूंढ सकते हो, उसका टेम्परेचर ढूंढ सकते हो, PV इक्वल टू nRT। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम और टेम्परेचर पता है, तो उसका प्रेशर ढूंढ सकते हो। तो हमें इसके बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन सब से, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, तो हम अगर सिंगल सब्सटेंस होगा तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं उन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। अब बहुत इंपॉर्टेंटली जो आपको अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि जो भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसकी जो टोटल वैल्यू होती है that is equal to the sum of the values for separate parts into which the system may be divided। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर सपोजिटली मेरे पास एक रूम है या एक वेसल है, उसको मैं दो हाफ्स में डिवाइड कर दूं। ठीक है, अब सपोजिटली मेरे पास ये रूम था जिसके अंदर एक गैस ली थी मैंने, जिसका मास था 2 किलोग्राम्स, और जो उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है दैट इज 4 लीटर्स। ठीक है, अब हमने इस रूम को दो हाफ्स में डिवाइड किया, दो हाफ्स में डिवाइड किया तो वो गैस थी आधी वन इधर चलेगी, आधी इधर चलेगी, वॉल्यूम आधी इधर होगी, आधी इधर होगी, क्योंकि उसको हमने हाफ में डिवाइड किया तो वॉल्यूम्स भी आधी आधी हो जाएंगी, राइट। तो अगर हमें सपोजिटली एक सिस्टम की डिवीजन एक छोटे हिस्से का दिया हुआ है, राइट, हमें कहा है कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और एक पार्ट का जो मास है वो 1 किलोग्राम है और एक पार्ट का जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर्स है। तो आप टोटल
सिस्टम का मास बताओ, टोटल सिस्टम का वॉल्यूम बताओ। तो अब क्या करोगे, वेल जो सारे सिस्टम्स हैं जितने छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है उन सबको ऐड अप कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस कंप्लीट सिस्टम की वो प्रॉपर्टी, राइट। तो अगर हम 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास 2 किलोग्राम आएगा, दैट विल बी द मास ऑफ द सिस्टम। 2 + 2 करोगे तो दैट विल बी 4 liters, that is going to be the volume of the system, right? So the total value of an extensive property is equal to the sum of the values for separate parts into which the system may be divided. ठीक है। सो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, जो कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और वो डिपेंड किस पे करती हैं, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले यहाँ पे जो एग्जांपल्स गिवन है उसको छोड़ के हम एक और ही प्रॉपर्टी को देखते हैं। वेल वो प्रॉपर्टी क्या है, सपोजिडली मुझे एक सॉल्ट गिवन है और एक शुगर गिवन है, ठीक है। मेरे पास इसका एक क्रिस्टल है, इसका भी एक क्रिस्टल है। तो मैं इस सॉल्ट और शुगर के बारे में इनको टेस्ट करके बता सकती हूँ। एक ही क्रिस्टल, एक ही दाना मुंह में डालते ही आप बता सकते हो कि ये नमक है और ये चीनी है, राइट। तो इसका मतलब है कि जो टेस्ट है सॉल्ट का और शुगर का, वो उसका स्पेसिफिक टेस्ट है, ठीक है। तो हम टेस्ट को कैसी प्रॉपर्टी बता सकते हैं, वेल हम टेस्ट को ऐसी प्रॉपर्टी बता सकते हैं जो कि नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है। और अगर हम कहें कि हमारे पास 1 kg ऑफ सॉल्ट है, तो 1 kg ऑफ सॉल्ट का जो टेस्ट है, क्या वो इस एक क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट से डिफरेंट होगा? नहीं होगा, वो सेम होगा, राइट। तो इसका मतलब है कि सॉल्ट का जो टेस्ट था वो उसके अमाउंट पे डिपेंडेंट नहीं है। एक क्रिस्टल से भी हमें पता लग जाएगा कि वो नमक है, और 1 किलोग्राम से भी हमें पता लग जाएगा वो नमक है। और 1 किलोग्राम अगर चीनी होगी या एक क्रिस्टल चीनी होगी, उसके भी हमें टेस्ट से मालूम लग जाता है। हमें उसके लिए 1 किलोग्राम को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो टेस्ट इज अ प्रॉपर्टी विच इज गोइंग टू बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं स्मेल की बात करूं, तो स्मेल कैसी प्रॉपर्टी है, देखो मैं नॉर्मल यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स वाली प्रॉपर्टीज के बिना भी दूसरी प्रॉपर्टीज से आपको समझा रही हूँ, राइट। तो हमारे पास एक परफ्यूम की बॉटल है। परफ्यूम की बॉटल में से आपने एक ड्रॉप लिया, आपने देखा कि ये एक बहुत सुंदर फ्लोरल स्मेल आ रही थी, कोई जैस्मिन फ्लावर है उसकी स्मेल आ रही थी, या रोज फ्लावर है उसकी स्मेल आ रही थी, तो वैसी परफ्यूम की स्मेल आई। आपने पूरी की पूरी बॉटल खाली कर दी, उसके अंदर से क्या स्मेल में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। स्मेल तो वही रहेगी, वही फ्लोरल स्मेल रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है जो स्मेल है वो भी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। मगर वो नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है। अगर आपके पास जैस्मिन फ्लावर नहीं है या रोज फ्लावर है, तो वेल वो नेचर उसका क्या था परफ्यूम का, उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो अब इसको केमिस्ट्री के टर्म्स में अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स जो हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के, तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? अगेन आई कम बैक टू माय फेवरेट ग्लास ऑफ वाटर, राइट। तो मेरे पास ये ग्लास है पानी का, इसका जो टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। मेरा बेटा आया जब मैं पानी भरने लगी थी और उसने कहा मुझे पानी दे दो, तो मैंने क्या किया, उसके ग्लास में थोड़ा सा अपने ग्लास का पानी डाल दिया, ठीक है। अब मैंने ये पानी डाला तो अब आधा मेरे ग्लास में रह गया, आधा इसके ग्लास में चला गया। तो क्या अब ये टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो गया? पानी क्या ठंडा हो गया? नहीं, पानी तो उसी टेम्परेचर पे रहेगा, दैट विल बी 10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि अमाउंट को तो मैंने आधा किया, मगर टेम्परेचर आधा नहीं हुआ,
तो टेम्परेचर क्या हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। इसलिए ये कैसी प्रॉपर्टी, वेल ये हो गई एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सिमिलरली हम प्रेशर को देखते हैं कि कैसी प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास एक वेसल है जिसका जो प्रेशर है राइट वो P है, वॉल्यूम मान लेते हैं, वेसल के अंदर हमने गैस डाली है, ठीक है, तो उसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, नंबर ऑफ मोल्स N है। अब मैंने इस वेसल के अंदर जो वेसल थी उसको हाफ कर दिया, ओके। अब इसके अंदर जो गैस प्रेजेंट है इस हाफ के अंदर, तो उसका प्रेशर मान लेते हैं P1 है। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, जब मैंने इस वेसल को आधा किया आधी हो जाएगी, V/2 हो जाएगा। टेम्परेचर को क्या होगा, हमने अभी स्टडी किया कि टेम्परेचर जो होगा वो सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कि आधा करने पे टेम्परेचर आधा हो जाएगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और नंबर ऑफ मोल्स गैस के क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, राइट। तो जो वॉल्यूम था और नंबर ऑफ मोल्स था वो आधे आधे हुए, तो ये कैसी प्रॉपर्टीज हुई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हुई। टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी हुई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई, क्योंकि इसको फर्क नहीं पड़ा। प्रेशर हमें बताना है कि कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। अब दूसरे केस में दूसरी साइड पे क्या होगा, अगेन प्रेशर है P2, वॉल्यूम अगेन V/2, टेम्परेचर T और नंबर ऑफ मोल्स N/2। तो अगर अब हम गैस इक्वेशन लगाएंगे, P1 into V/2 divided by T into N/2 will be equal to P/2 into V/2, that is V2, T into N/2, ठीक है। P1 V1 over T1 N1 equal to P2 V2 over T2 by N2, ओके। इसको सबको कैंसिल कर दिया, तो इसका मतलब है क्या आया, P1 is equal to P2। तो इसका मतलब है कि हमने वेसल को आधा किया, वॉल्यूम आधी हुई, नंबर ऑफ मोल्स आधे हुए, मगर प्रेशर को क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट ही रहा। तो प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी हुई, जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली हमारे पास डेंसिटी है, तो डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, वेल दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हम कैसे प्रूव करते हैं, वेल हमारे पास एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर मैंने 1 ml ऑफ वाटर लिया, ठीक है। अब 1 ml ऑफ वाटर लिया, इसका जो मास है वो आया 1 ग्राम, ओके। अब मैंने इसके अंदर 1 ml पानी का और डाल दिया, उसका मास भी 1 ग्राम। तो यहाँ पे जो डेंसिटी आएगी दैट विल बी 1 ग्राम पर ml। अब हमने जब इसको टोटल 2 ग्राम्स कर दिया तो दैट विल बी 2 ग्राम पर 2 ml, ठीक है। सो इसको भी करोगे तो दैट विल बी 1 ग्राम पर 1 ml। तो इसका मतलब है कि अमाउंट बढ़ाने पे मास बढ़ा था, वॉल्यूम बढ़ी थी, मगर डेंसिटी फिर भी सेम रही। इसका मतलब है कि जो डेंसिटी है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। आप जितना मर्जी पानी एक ग्लास में डाल दो, उसकी जो डेंसिटी रहेगी दैट विल बी 1 ग्राम पर ml। सो दैट इज गोइंग टू बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली जो विस्कोसिटी है वो भी क्या होगी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि उसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर वाटर की एक विस्कोसिटी है, वो इस कितनी ईज के साथ फ्लो कर सकता है या कितना रेजिस्ट करता है फ्लो को, वो अगर हम थोड़ा सा पानी लेंगे तो भी सेम रहेगा, ज्यादा पानी लोगे तो भी सेम रहेगा। सिमिलरली उसका जो सरफेस टेंशन है वो भी सेम रहेगा, चाहे आप कम पानी लो या ज्यादा पानी लो, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों को इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझ में आई कि दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। सो हमारे पास सपोजिटली अगेन ये एक रूम था। अब रूम का जो इनिशियल जो सिस्टम का टेम्परेचर था वो 300 केल्विन था, प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर था। अब हमने इस रूम को आधा किया तो इसका जो टेम्परेचर दोनों हाफ्स का है वो भी सेम रहेगा और प्रेशर भी सेम रहेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ा आधा होने का। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हमेशा क्या बोलना है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं देयरफॉर ये एडिटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। जब हम सिस्टम को दो हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हर एक हाफ की सेम ही वैल्यू है इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, जैसे कि टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसलिए ये कैसी प्रॉपर्टी,
इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप ये नहीं कह सकते हो कि एक हाफ का टेम्परेचर 300 केल्विन है, दूसरे का 300 केल्विन है, तो सिस्टम का टेम्परेचर 600 केल्विन होगा, सिस्टम का भी टेम्परेचर 300 केल्विन ही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली प्रेशर भी 2 एटमॉस्फेयर नहीं होगा, 1 एटमॉस्फेयर ही रहेगा। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दे आर नॉट additive properties, they do not depend upon the amount of substance present in the system. So अब आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आने वाला है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, कौन सी इंटेंसिव है। ठीक है, तो क्योंकि जनरली यही क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, तो आप जल्दी से कैसे बताएंगे? तो वेल, आप सिस्टम को देखोगे, सिस्टम को आपने कुछ हाफ्स में डिवाइड किया था, अभी जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा। तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू डिवाइड करने पे या बढ़ाने पे, साइज ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज करने पे फर्क पड़ गया, ठीक है, वो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? वो होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जिस प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसी ही रही, वेल वो कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि हमारे पास ये अगेन रूम आया, रूम का टेम्परेचर 300 केल्विन, वॉल्यूम 2 लीटर और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। जब हमने इसको दो हाफ्स में डिवाइड किया तो दोनों हाफ्स का टेम्परेचर सेम रहा, तो टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि दिस इज अ प्रॉपर्टी विच इज हैविंग वैल्यू इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब वॉल्यूम को देखा तो हाफ्स की वॉल्यूम कितनी होगी? 1 लीटर होगी, जबकि सिस्टम की वॉल्यूम कितनी थी? 2 लीटर। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होगी, डिफरेंट होगी फ्रॉम द सिस्टम, तो ये क्या होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर सेम रहा एज दैट ऑफ द सिस्टम, अगेन दैट विल बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और कुछ चीजें हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी टू आइडेंटिफाई एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो हम उनको भी देखते हैं अब। तो सबसे पहली चीज जो कि आपको देखनी है वो ये है कि अगर हमारे पास रेशो हो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की, तो दैट विल ऑलवेज बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि अभी हमने स्टडी किया कि मास है, वॉल्यूम है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, मगर डेंसिटी जो कि मास और वॉल्यूम का रेशो है, वेल दैट इज गोइंग टू बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हमने अभी स्टडी किया कि दैट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दैट इज ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। तो अभी हमने अंडरस्टैंड किया था इस चीज को कि अगर हमने एक ग्लास लिया, उसके अंदर वाटर डाला 1 ml, तो उसका मास है 1 ग्राम, तो डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, राइट। हमने एक और ग्राम डाल दिया, तो अब टोटल वॉल्यूम, टोटल मास हो गया 2 ग्राम और वॉल्यूम हो गया 2 ml। तो जो ग्राम है वो क्या है? मास है। मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डबल करने पे बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा, तो दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, मगर जब हमने उनका रेशो लिया तो रेशो दोनों की सेम आई, यहाँ पे भी 1 ग्राम पर ml आई और यहाँ पे भी 1 ग्राम पर ml आई, तो डेंसिटी फॉर दैट बिकेम एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कोई भी आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो और उसका जब आप रेशो ले लोगे तो वेल वो क्या बन जाएगी? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सिमिलरली स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन मास, दैट विल बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर ऐसे ही हम कंपेयर करें कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका जो मास है वो 5 किलोग्राम है। ओके, अब मैंने इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ कैसे? मैंने मैटर को इंक्रीज किया तो लेंथ भी इंक्रीज होगी, तो लेंथ कैसी प्रॉपर्टी होगी? वेल लेंथ होगी हमारे पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और क्योंकि हम मैटर को इंक्रीज करें तो उसका मास भी इंक्रीज किया, तो वेल वो हो गया 10 kg, तो ये भी क्या होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मगर अगर मैं कहूँ कि मैंने 5 सेंटीमीटर पर 5 किलोग्राम, ये इनकी रेशो ले ली, तो दैट विल बी कमिंग अप एज 1 सेंटीमीटर पर kg या 1 kg पर 1 सेंटीमीटर, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना आएगा? अगेन दैट विल बी 1 सेंटीमीटर पर kg। तो जब हमने रेशो ली तो वो रेशो क्या आई? वो सेम आई, वो डिपेंड ही नहीं की कि हमने उसकी लेंथ कितनी बढ़ाई और उसका मास कितना बढ़ गया, वो प्रोपोर्शनली उतना ही बढ़ गया। इसलिए ये क्या हो गया? हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आपको मालूम है कि ये एक्सटेंसिव है,
राइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में डिपेंडेंट है, मगर हमने उसकी रेशो ले ली तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो इसको अगर हम जनरलाइज करें तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास दो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स हैं x और y। अगर हम उनको ऐड कर देते हैं तो वो एक्सटेंसिव ही रहेंगे, मगर अगर हम उसकी रेशो ले लेते हैं x बाय y कर देते हैं या डेल्टा x बाय डेल्टा y कर देते हैं तो वो इंटेंसिव वेरिएबल्स बन जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का क्या, अगर आप इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का प्रोडक्ट ले लो, रेशो ले लो, सम ले लो, वो हमेशा ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ऑलराइट, अब एक और चीज याद रख लो कि अगर आपके पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आपने एक्सप्रेस कर दिया एज पर मोल, पर ग्राम या पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। राइट, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था लेंथ। ठीक है, तो लेंथ क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पर जब मैंने उसे पर केजी एक्सप्रेस किया तो वो क्या बन गया था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गया। ठीक है, तो एक तो आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मैंने अब यहाँ पे रेशो ले ली, या दूसरा वे है इसको अंडरस्टैंड करने का कि मैंने अपना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को यहाँ पे फिक्स कर दिया। मैंने कहा कि मुझे बताओ कितनी लेंथ पर किलोग्राम, राइट, सो दैट विल कम अप टू एज 1 सेंटीमीटर पर 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे मैं मास तो चेंज कर ही नहीं सकती हूँ। मास जब मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को चेंज नहीं कर सकती हूँ, तो लेंथ भी साथ ही में डिफाइन हो गई उस सिस्टम की, वो फिक्स हो गई। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर मोल, पर ग्राम, पर यूनिट वॉल्यूम एक्सप्रेस करोगे, दैट विल ऑलवेज बिकम एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है मोलर हीट कैपेसिटी। अभी हमने स्टडी किया कि जो हीट कैपेसिटी है दैट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मगर जब मैंने उसको पर मोल कह दिया तो वो क्या हो जाएगी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली मोलर एनर्जी, एनर्जी पर मोल, दैट इज गोइंग टू बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक हीट इज हीट कैपेसिटी पर ग्राम, इंटेंसिव। कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर, अगेन इंटेंसिव। मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अगेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैज बीन फिक्स्ड, इसलिए ये कैसी प्रॉपर्टी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हमने अभी स्टडी नहीं किए हैं कि ये UAGHS क्या होते हैं, मगर ये सब UAGHS को जब हम मोलर UAGHS कह देंगे तो ये क्या हो जाएंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, अदरवाइज दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अभी इनको हमने आगे स्टडी करना है। जब भी हम इनको स्टडी करेंगे तब हम इनकी क्या प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है, उसको भी वहीं पे साथ में डिस्कस करेंगे। सो जल्दी से अब हम एक टेबल में इसको सारी स्टडी को लिख लेते हैं, सो दैट कि आपको एग्जामिनेशन में अगर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हो और आपको डिफरेंसेस लिखने हो तो आप लिख सकें, या अगर आपको जल्दी से एट द एंड ऑफ योर क्लास 11th एंड 12th आप जब अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हो तो वेल सिर्फ इस एक चार्ट को पढ़ने से आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर और द साइज ऑफ सिस्टम, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द सिस्टम। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंडेंट होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। इसलिए जो एंटायर वैल्यू होगी सिस्टम के लिए, दैट विल बी द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। अगर हम कोई भी एक एक्स प्रॉपर्टी लेते हैं सिस्टम की, that will be equal to the differentiation of dx। सारे छोटे छोटे पार्ट्स का जो भी प्रॉपर्टी होगा उसकी जब समेशन करोगे तो आपके पास उस सिस्टम की वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। जैसे कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dv करोगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm करोगे तो आपको मास मिलेगा, मगर अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ dt करोगे तो वेल दैट विल नॉट बी द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मगर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के केस में ऐसा नहीं होगा। There is not going to be a relationship between the properties of individual part and the system as a whole। ठीक है, अब इसके आ जाते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बाय द एंड ऑफ क्लास 11th एंड 12th अगेन ये सब
चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे कि ये क्या मीन करते हैं, तो तब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है। IIT के 2010 के एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल देती हूँ आपको। उसमें एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे आपको बताना था कि मोलर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हीट कैपेसिटी और रेजिस्टेंस में से कौन सी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। वो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो EMF और मोलर कंडक्टिविटी अभी आप लोगों ने स्टडी नहीं किए हैं, मगर जब आप स्टडी कर लेंगे तो आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि वो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। सिमिलरली रेजिस्टेंस, आप लोगों ने कुछ इलेक्ट्रिसिटी को क्लास 10th में भी स्टडी किया हुआ है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपके पास एक वायर है, राइट। तो इस वायर में करंट को फ्लो करना है और इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये मटेरियल कितना रेजिस्ट कर रहा है फ्लो करने से, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अगर इस वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, अगर इस वायर की लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है वो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो हर एक प्रॉपर्टी को इस तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना व्हेन एवर यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स, ठीक है। तो जल्दी से कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोलर वॉल्यूम, फ्री एनर्जी पर मोल, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, डायपोल मोमेंट, pH, गैस कांस्टेंट, वेपर प्रेशर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी। सो ऑल ऑफ these they are what? These are intensive properties. Similarly, extensive properties, mass है, volume है, number of moles है, heat capacity, area, length, internal energy, enthalpy, entropy, delta G, that is Gibbs free energy, they are all extensive properties। मगर जब भी extensive properties को पर ग्राम पर मोल पर यूनिट वॉल्यूम एक्सप्रेस करोगे तो वेल वो क्या हो जाने वाली है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के लिए एक और चीज आप याद कर सकते हो, अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि दे आर डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, राइट। और अगर हम वाइस वर्सा साइड पर देखें तो अगर हमें किसी सब्सटेंस के नेचर के बारे में बताना है तो हम हमेशा उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि सॉल्ट है तो हम उसका टेस्ट डिस्क्राइब करते हैं। हम सॉल्ट के लिए ये नहीं कहेंगे कि 1 ग्राम कुछ मीन नहीं करेगा, मगर उसका टेस्ट कैसा है, वेल वो डेफिनेटली उसका नेचर जरूर बताएगा, ठीक है। सो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि वाटर का एग्जांपल लेते हैं, राइट। तो हमारे पास एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो दैट इज कॉल्ड एज वाटर। बट अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक लिक्विड है, उसका मास 1 kg है, उसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, तो क्या वो वाटर को डिफाइन करता है? वो नहीं करता है, राइट। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हमेशा हम बताते हैं जब भी हमें किसी सब्सटेंस के बारे में बताना हो, मगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस के नेचर को नहीं बताता। ऑलराइट, सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। आप अच्छे से कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको गिवन होगी फॉर अ सिस्टम, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव। तो नेक्स्ट लेक्चर में और आगे नया सीखेंगे, हम सीखेंगे व्हाट इज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। सो सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।